हेलो, नमस्ते, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। आई एम योर होस्ट एंड योर दोस्त प्रियंका। आज है दिनांक 9 मई 2022 और कल था मदर्स डे। तो आप सभी को मेरी तरफ से दुनिया भर की सभी माँओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। आप जैसा कोई नहीं हो सकता। मीट माई स्मॉल स्मॉल प्लांटर्स। ये छोटे छोटे मेरे गमले विंडो के लिए मैं लेके आई थी। काफ़ी टाइम हो चुका है। इस वाले में तो बहुत सारे पिंक कलर के फूल खिले थे और अभी वो ऐसे हो चुके हैं। ये इस ब्लॉग को बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। पिछले महीने अप्रैल में 24 अप्रैल को मेरे दादाजी गुज़र गए ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। और बीमार थे काफ़ी, इतना भी मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उनका जो मेन प्रॉब्लम था वो सिर्फ था कि उनको बीपी लो होता था और वैसे इतने ज़्यादा बीमार नहीं थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 97 ईयर्स ऑफ एज तक उन्हें कभी भी हमने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया। मतलब कभी इतने ज़्यादा बीमार नहीं हुए कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम था कि उनको एडमिट कराना पड़ा और उसी दौरान, इलाज के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। और काफ़ी टाइम से था कि मुझे जाना था घर मायके, मेरठ जाना था मुझे, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि पिछले महीने मार्च में नीमू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। कभी कुछ उसके साथ लगा ही हुआ था, तो ऐसे बीमार उसको लेके जाना भी ठीक नहीं था। फिर फाइनल एग्ज़ाम्स थे तो दादाजी मुझे काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, मैं नहीं जा पा रही थी। इस महीने अप्रैल में भी हमारा ये था कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी बच्चों के स्कूल अभी खुले हैं 4 तारीख से, जैसा कि आप सभी को पता है 4 अप्रैल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं। तो हमारा ये था कि इन्होंने बोला कि हम मई में जाएंगे जब बच्चों की समर वेकेशंस पड़ेंगी। तो पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अभी जाना है, चाहे आप मुझे 4 दिन के लिए लेके जाओ। तो हम प्लान करके गए थे कि हम 15 को जाएंगे और 19 को हम वापस आ जाएंगे क्योंकि 20 में हमारे यहाँ पर कुछ छोटा फंक्शन था। तो उसके लिए हम सिर्फ 4 दिन के लिए गए थे। प्लान हमारा ये था कि 4 दिन रहेंगे और 19 को हम शाम को वापस आ जाएंगे। तो मिलना भी हो जाएगा और उनकी इच्छा थी, मतलब कि काफ़ी टाइम से बुला रहे थे मुझे भी और मेरी बुआ जी को भी। तो हम सभी गए थे, मैं ये भी गए थे, मेरे बच्चे भी गए थे और मेरी बुआ जी भी गई थी। तो 15 को हम पहुँचे घर। तो 16, 17, 16, 15 में भी ठीक थे, 16 में भी ठीक थे, मतलब हैप्पी थे। हम सबको देखकर बहुत खुश थे। वो बहुत ना जॉली नेचर के थे, तो उनको लगता था कि मेरे आसपास सब लोग बैठे रहें, मुझसे बात करते रहें, मतलब भीड़ भाड़ रहनी चाहिए घर में, ये था उनका। तो हम गए तो वो बहुत खुश थे, अच्छे से थे। थोड़ा बहुत बीपी का उनका लगा वही रहता था, तो मतलब इतनी ज़्यादा कोई तबीयत तो ख़राब थी नहीं। तो 17 को सुबह 9 बजे के करीब ऐसे ही बस मुझसे बात करते करते ही वो अचानक से बेहोश से हो गए। चक्कर जैसा आया उनको और बोलते बोलते अचानक से आंखें बंद करी उन्होंने और चक्कर से आके, और हमने पकड़ा, फिर बिस्तर में लेटा दिया। तो बीपी वगैरह लिया तो बीपी था काफ़ी लो। कॉफ़ी बनवाई तो कॉफ़ी पी नहीं पाए। फिर उनको फटाफट से हम लेके गए हॉस्पिटल में, एडमिट करवाया और उसके बाद डॉक्टर सेड कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है एंड लेफ़्ट साइड जो है वो बॉडी का पैरालाइज हो चुका है, तो आईसीयू में रखना पड़ेगा। आईसीयू में रखा 5वें दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इनको घर ले जाइए और सेवा कर लीजिए, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। जितनी भी मेडिसिन्स थी उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था डॉक्टर्स को, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि एज काफ़ी थी उनकी। और
तो पहले तो डॉक्टर्स ने मना ही कर दिया था, लेकिन फिर हम लोगों ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि भाई ऐसी हालत में हम उनको घर कैसे ले जाएंगे। तो उन्होंने ठीक है बोल के एडमिट कर लिया था। बाकी सब कुछ मेडिकेशंस चल रहे थे, टेस्ट वगैरह हो रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। हालांकि वो हमको पहचानते थे, बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनका लेफ़्ट साइड तो पैरालाइज हो गया था, तो वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब हम उनको आवाज़ लगाते थे तो वो पहचानते थे। और राइट वाले हैंड से हमारे हाथ को बहुत अच्छे से ग्रिपिंग करते थे, अच्छे से पकड़ते थे, ताकत से पकड़ते थे और पहचानते थे। लेकिन जो दवाइयों का रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं था। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि दिमाग की जो नसें होती है वहाँ पर कहीं क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, जिस वजह से कि पूरी नसों में खून नहीं जा पाता है। वो क्लॉट जो है ब्लॉक कर देता है ब्लड के रास्ते को, और उस वजह से उनका जो लेफ़्ट साइड था बॉडी का वो पूरा पैरालाइज हो गया था। तो 5वें दिन तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इनको ले जाइए और घर में ले जाके सेवा कर लीजिए। तो इसका मतलब हम सबको पता ही था, लेकिन किसी तरह खुद को मन को पक्का करते हुए सब लेकर आ गए उनको घर पे लेकर आए। तो घर का माहौल मिला उनको, तो वो 1-2 दिन तक ठीक भी रहे। और उनको फूड पाइप लगा हुआ था, नेज़ल वाला, नाक से खाना वाना खिलाया जाता था। खाने में दूध और ये दाल का पानी वगैरह, वेजिटेबल सूप वगैरह खिलाया जाता था। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको खाना दिया जाता था। तो 2 दिन तक वो ठीक थे, 22 को भी ठीक थे, 23 को भी ठीक थे। तो मुझे लगा कि मैं 24 को देहरादून आ जाऊं, क्योंकि 26 को नीमो का कुछ टेस्ट था मेडिकली। तो मुझे लगा कि मैं उसका टेस्ट करवा के वापस चले जाऊंगी मेरठ। तो हमारी पूरी प्लानिंग थी कि हम 24 को वापस आने वाले थे, लेकिन 24 को ही सुबह 5 से 5:30 हो गए थे। 5:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। और किसी को उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत मतलब खुद भी वो परेशान थे। मैं कहूँगी कि वो खुद भी बहुत तकलीफ़ में थे। तो भगवान ने उनको ठीक टाइम पर बुलाया, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा पेन झेल रहे थे। तो मुझे देखा नहीं जाता था उनको बिल्कुल भी ऐसे, क्योंकि हमने कभी भी उनको ऐसे देखा नहीं था। तो जब उनको खाना वगैरह खिलाते थे तो वो रोते थे, बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो रोते थे। तो उनको यानी कि पेन होता था, लेकिन खाना तो खिलाना ही था, तो खिलाते थे। तो उनको ऐसे देखकर मतलब लगता था कि इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहा है भगवान। तो 24 को 5:30 बजे करीब पापा गए बाथरूम। तो वो तब तक थे, देख कर गए थे पापा, लेकिन जैसे ही पापा टॉयलेट से वापस आए तो वो नहीं थे। और हम रात भर उनके पास बैठे थे। सुबह 4:30 बजे करीब हमारी आँख लग गई थी। तो और जैसे ही पापा चिल्लाए, एकदम से हमारी आँख खुली और हम भाग के गए उनके कमरे में। तो देखा कि वो तो बिल्कुल शांत है। सांस लेने की उनकी लास्ट टाइम पे उनको सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा सांस लेने की, और उनका पूरा बेड हिलता था उनके सांस लेने से। लेकिन जब हम गए तो वो बिल्कुल शांत, मतलब ऐसे थे। और वो पहले ही बोल रहे थे, मेरे दादाजी ने पहले ही कहा था। जैसे ही मैं गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब इस महीने तुम लोग घर नहीं जाओगे। मैंने बोला नहीं नहीं भाजे, हमें तो 19 तारीख को घर निकलना है, मैं बाद में आऊँगी जब बच्चों की छुट्टी पड़ेगी। तो वो अड़ गए ज़िद पे कि नहीं नहीं, इस पूरे महीने तुम लोग घर नहीं जाओगे। और हुआ भी वैसे ही कि उस महीने यानी कि अप्रैल में हम वापस घर नहीं आ पाए। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे नीमो को लेके, क्योंकि उसका मेडिकल जो टेस्ट होना था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो आ गए थे उसको लेके। मैं वहीं पे
थी। मैं आई उनकी शुद्धि के बाद, 13वीं के बाद मैं अभी आई हूँ घर 3 तारीख को। तो खैर जो भी था, मैं सिर्फ इतना ये बताना चाहती थी आपको कि जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो उससे पहले 2-3 सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एट एनी एज। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसके सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होता है, कभी कभी आंखों से ब्लर दिखाई देने लग जाता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अगर आप हाई मेडिकेशंस पर हैं तो हायर द रिस्क इज़। अगर आप इनएक्टिव है फिज़िकली, कुछ काम मतलब नहीं कर पाते हो किसी भी कारण से, जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, मेरे दादाजी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो ये हो सकता है। तो बस ये छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई बुज़ुर्ग हैं, आपके दादाजी, आपकी दादी जी, और अगर वो ऐसी कुछ शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें धुंधला दिख रहा है या उन्हें चक्कर आ रहा है या उनका आधा सर घूम रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। और आज है 9 मई। परसों यानी कि 7 मई को मैंने अपने दादाजी को अपने सपने में देखा, और मतलब मुझे लगा ही नहीं कि वो सपना है। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे सामने बैठे हैं बिस्तर पे, और उन्होंने मुझे कहा कि मलाई दुईटा सेल रोटी और 2टा बटुक बनाए रह तीनों, मतलब कि 2 सेल रोटी और 2 बटुक मेरे को बना के देना। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मेरी अचानक से खुद ही आंखें खुल गई, और मतलब लिटरली मैं बोल रही हूँ, मुझे 4-5 मिनट तक मुझे ये नहीं लगा कि मैंने सपने में देखा उनको, मुझे लगा कि मैंने सच में देखा। और फिर अचानक से जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तो है ही नहीं, मेरे दादाजी तो अब है ही नहीं यहाँ पर इस दुनिया में, तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, तब मैं बहुत ज़्यादा रोई। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दिए दादाजी और उन्होंने ऐसा बोला है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जो बाजी ने मांगा है हम उनको पक्का बना के चढ़ाएंगे। तो आज मैं उनके लिए सेल रोटी और बटुक दोनों बनाने जा रही हूँ। इस ब्लॉग के ज़रिए मैं अपने दादाजी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमेशा करेंगे, और आप जहाँ पर हो वहाँ पर खुश रहना और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने दादाजी का फेवरेट सेल रोटी और बटुक कैसे बनाऊँगी। चलो, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण वीडियो मुझे यहीं पर ख़त्म करना पड़ रहा है दोस्तों। यही वो बात थी जो मैं बहुत दिनों से आपको बताना चाह रही थी। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने दादू की फेवरेट डिशेस कैसे बनाई है। अगर आप देखना चाहते हो तो स्टे ट्यून। जय हिंद।